हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट ऑफ मैटर। और पहली वीडियो में हम लोगों ने गैसियस पैरामीटर के बारे में बताया था, हमने बताया था। और ये इस क्लास में हम इस वीडियो में जो गैसियस लॉ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये गैसियस लॉ, इस चैप्टर में हमको ये 5 तरह के गैसियस लॉ पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये एमेंटन लॉ को हम गैल्यूसेक लॉ भी बोलते हैं। ये ग्रेम्स लॉ है और ये डाल्टन्स लॉ है। ठीक है। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ और ये एमेंटन्स लॉ, ये किसी ना किसी एक पैरामीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या रिलेशन निकालते हैं। हमने पैरामीटर पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, मोल्स वगैरह। और ये डिफ्यूजन, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ है। गैस गैस डिफ्यूज करेगी उस पर बेस्ड है। और ये डाल्टन्स लॉ है, ये पार्शियल प्रेशर के बेस्ड पे ये डाल्टन्स लॉ है। तो ये एक बेसिक शुरुआत है लॉ की। तो हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे सबसे पहले। तो बॉयल्स लॉ में फर्स्ट कंडीशन थी, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। किसी भी गैस का हम टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो उसका प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनवर्स में वेरी करेगा। ये बात नहीं बोली तो कोई यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लास्ट क्लास में थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट क्लास में हमने बोला था आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी याद होना चाहिए और पी एम इक्वल टू डी आर टी याद होना चाहिए, है ना, ये याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा कौन से लॉ का है, किसका है, आपको ये नहीं जानना है। जो टर्म कांस्टेंट रहेगा उसको हम कट कर देंगे। अब ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल्स लॉ है, तो टेम्परेचर को तो हम कट कर देंगे यहां से। आर भी हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको भी हटाएंगे। ये फिक्स्ड मास ऑफ गैस, ये जितनी भी गैस ली जाएगी सबके लिए अमाउंट गैस का क्या रहेगा, फिक्स रखा जाएगा। गैस तो पूरा गैस कैसे ले सकते, गैस तो बहुत है, कोई ना कोई अमाउंट फिक्स करेंगे ना। तो उसी के लिए तो गैस फिक्स अमाउंट में रहेगी, तो मोल से यहां से कट हो जाएंगे और ये हमारा मोलर मास खत्म हो जाएगा। तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आता है, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा, ये लिख सकते हैं। और यहां पर P वाई डी डेंसिटी इक्वल कॉन्स्टेंट। ठीक है। फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन के लिए हम P1V1 इक्वल टू P2V2 लिख सकते हैं। और यहां पर P1D1 इक्वल टू P2, और ये डेंसिटी के टर्म में हम D2 लिख सकते हैं अपॉन में। ठीक है। तो ये आपको ये दो फार्मूले पता है। अगर नहीं भी पता है कोई टेंशन नहीं, आप अपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट हो, कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट हो, उस पैरामीटर को यहां से क्या पीवी, जो डेंसिटी वाला या डेंसिटी वाला फार्मूला लगेगा, डेंसिटी टर्म दिया गया हो उस क्वेश्चन में, तब आप ये वाला लगाएंगे। अगर डेंसिटी टर्म नहीं दिया गया तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा के जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा उसको हम कट कर देंगे, बाकी की क्या कहते हैं रिलेशन निकाल लेंगे जो पैरामीटर बचेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें नोट, पहला पॉइंट लिखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट लेट फाइनल प्रेशर ऑफ, फाइनल प्रेशर, प्रेशर को हम कैपिटल पी से लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम गैस का दो तीन गैस का मिक्सचर ले लेते हैं और हम फाइनल प्रेशर पूछ लेते हैं, पेपर में फाइनल प्रेशर पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए
पहला पॉइंट है ये बॉयल्स लॉ का। यहां पर कोई तीन ये बॉल्व है, ये हम कोई तीन बॉल्व कंसीडर कर ले रहे हैं और ये कनेक्ट है, ये नोब लगी हुई है, यहां से हम गैस को ओपन एंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ये नोब लगे हुए हैं। अब ये हर वॉल्व में गैस है, गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, यहां भी गैस है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो हम मान लेते हैं इसका प्रेशर P1 है और ये B1 इसका वॉल्यूम है, ये इसके लिए P2 कर लेते हैं, ये B2 और ये P3 और B3। अब ओपन करते हैं हम नोब को। आफ्टर ओपनिंग गैस मिक्स हो जाएगी, गैस मिक्स हो जाएगी, और जब गैस मिक्स हो जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रेशर, फाइनल कंडीशन में प्रेशर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अभी कुछ प्रेशर अलग होगा, पर्टिकुलर किसी एक वॉल्व की बात करें तो प्रेशर अभी सबका अलग डिफरेंट होगा, P1 P2 P3। जब मिक्स हो जाएगा तो P फाइनल निकल के आएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल प्रेशर, ठीक है ना। तो इसके लिए P इनिशियल, एक ये लिख सकते हैं P इनिशियल B इनिशियल इक्वल टू P फाइनल B फाइनल, ठीक है। अभी यहां पर P इनिशियल में क्या क्या कंडीशन है, P1 V1 प्लस P2 B2 प्लस P3 B3। हम P फाइनल प्रेशर तो एक ही होगा, और वॉल्यूम फाइनल B1 प्लस B2, वॉल्यूम तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, है ना। तो P फाइनल यहां से P1 B1 P2 B2 प्लस P2 P3 B3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फाइनल प्रेशर हमारा आ गया P मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग ऑफ गैस। अगर गैस को मिक्स कर दिया जाए तब हम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी यहां पे देखिए, हम ये चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर वॉल्व के लिए प्रेशर निकालें, हम किसी एक पर्टिकुलर के लिए वॉल्व के लिए प्रेशर निकालें फाइनल कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस वॉल्व को A, यहाँ पर इसको B या हम इसको C मान लेते हैं, ABC कंसीडर कर लेते हैं, तब हम कभी A के लिए निकालना चाहेंगे, A का वॉल्यूम ये है P3 प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और यहां पर टोटल वॉल्यूम। इसको हम फ्रैक्शनल प्रेशर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल प्रेशर, क्वेश्चन में आ जाए फ्रैक्शनल प्रेशर। तो फ्रैक्शनल का मतलब ही होता है कोई भी चीज फ्रैक्शनल वॉल्यूम आएगा, मोल फ्रैक्शन आता है ना, और ये प्रेशर फ्रैक्शन लिख दिया। जहां भी आपको ये शब्द दिखाई पड़े फ्रैक्शन, तो डरने की बात नहीं है। यहां पर हमेशा क्या करना है आप लोगों को, उसकी वैल्यू जिसका पूछा जा रहा है फ्रैक्शनल, उसकी वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, ये हमेशा ये रहेगा फार्मूला। अभी देखिए इसका टोटल मिक्स हो गया थी गैस, अभी किसी पर्टिकुलर एक वॉल्व के लिए पूछा गया हमसे प्रेशर, तो वो फ्रैक्शनल प्रेशर हो गया ना, तो उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं आप लोगों को, मोल फ्रैक्शन, तो मान लीजिए कोई दो वॉल्व हैं, उसमें अलग अलग गैस है Na, और दूसरे ये बना लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे
इसके मोल NV है। किसी पर्टिकुलर एक मोल फ्रैक्शन पूछ लिया गया, अभी डाल्टन्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। तो इसको तो हम मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इस वॉल्यूम को हम A नाम देते हैं, इसको B नाम देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, Na डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कर देंगे यहाँ पे, टोटल मोल, है ना। तो फ्रैक्शन अगर बात करें, फ्रैक्शन ये शब्द आ जाए, एक फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन, उसमें फ्रैक्शन आई बनता है, फ्रैक्शन। इसे हिंदी में घर्षण बोलते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। ये चौक चल रही है इस बोर्ड पे, तो फ्रैक्शन ना होता तो ये चौक और कुछ नहीं चल पाता, लिख नहीं पाते हम यहाँ पर, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में अभी एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ, अगर मिक्सिंग का केस आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट गैस को मिक्स कर दिया जाएगा और फाइनल कंडीशन में फाइनल प्रेशर पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एक बॉल्व का प्रेशर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोगों को केवल दो फार्मूला याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट पॉइंट में, पहले पॉइंट में हमने दो फार्मूला आपको बताए हैं मिक्सिंग केस। मिक्सिंग केस में दो फार्मूला याद रखना है, पी फाइनल बोले या पी मिक्सिंग बोले, P1 B1 प्लस P2 B2, है ना। इसके आगे जितने भी गैस 1 2 3 4 जो भी आ जाए, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम रख देना, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और किसी एक पर्टिकुलर के लिए पूछा जाए तो वो उस, तो फ्रैक्शनल पूछा था, हम यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लेते हैं, फ्रैक्शन प्रेशर इक्वल टू उसका प्रेशर, हिंदी में लिख लीजिए, उसका प्रेशर अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहां से ग्राफ ले लेते हैं, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ के लिए पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट हमें याद रखेंगे। अब डिफरेंट ग्राफ होंगे, मान लीजिए कोई एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना P वर्सेस V, तो हम यहाँ पे ये P को हम y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और V को x एक्सिस पे, ये y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। यहां से रिलेशन निकालेंगे तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। कांस्टेंट हटाएंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, V प्रोपोर्शनल साइन आएगा। तो यहां से P और V का रिलेशन इनवर्स का है, ये इनवर्स है। तो इनवर्स में जो ग्राफ हमको देखने को मिलता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पे लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अभी क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी में ये ग्राफ बना हुआ है ऐसे, यहां पर P, ये B और ये ऐसे करके, अभी नहीं, यहां पर ये तीन ऐसे टेम्परेचर दे दिए गए हैं, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। टेम्परेचर की वहां पे वैल्यू दी गई है, तो आपको यहाँ रिलेशन बताना है T1 T2 T3 में क्या रिलेशन होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो x एक्सिस है ट्रिक से करिए, ज्यादा कांस्टेंट इधर उधर कुछ ना करिए कि हम पीवी बराबर एनआरटी लिखेंगे फिर हम इसको एक कांस्टेंट करेंगे फिर हम रिलेशन निकालेंगे, कुछ मत करिए। पीवी ग्राफ आपको दिख जाए
और टेम्परेचर कांस्टेंट कांस्टेंट पैरामीटर आपको यहाँ पे दिख जाए, तो जो एक्स एक्सिस से सबसे ऊपर वाली लाइन होगी ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप ये ट्रिक 2-3 जगह देखना करके, गलत हो जाए कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ऑलवेज मैक्सिमम होगी एबव लाइन। एक्स एक्सिस से फॉरेस्ट मतलब बहुत दूर की लाइन जो होगी, दूर की लाइन क्या होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर को शो करेगी। तो यहाँ पर आप क्या रिलेशन आ गया, सेकंड भी ना लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप ये रिलेशन बता देंगे। ठीक है, अभी दूसरा ग्राफ, अब ग्राफ में कुछ बचा ही नहीं है, दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं बॉयल्स लॉ, पॉइंट नंबर 2, ग्राफ। एक ग्राफ हम देखें, दूसरा ग्राफ की बात करते हैं, दूसरे ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा हम कलर चेंज करें। ठीक है, अभी हम इसको बी पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है पी वर्सेस 1/v। यहां से P अभी हम निकाले थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v के, अभी पूरी 1/v को एक्स एक्सिस पे हम, क्योंकि यहां पर हमें P वर्सेस 1/v लेना ना, यहां पर हमने ओनली सिर्फ वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लिया था, अभी हमें यहां पर पूरे टर्म को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अभी इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है ना। तो अगर हम इसको ग्राफ को यहां से ड्रॉ करेंगे, ये यहां पर 1/v वॉल्यूम, इधर प्रेशर, और ये ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, 1/v की वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अभी यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, आपको ये पीवी ग्राफ दिख रहा होगा ऐसे, इस तरह से ये P और ये V, इधर ऐसे 3 लाइन ड्रॉ होंगी, फिर वही कहानी कि यहां पर T1 T2 T3, ये 1/v, सॉरी 1/v, कुल मिला के ये पीवी ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है। जब आपको पीवी ग्राफ दिखाई पड़े तो जो एक्स एक्सिस से सबसे ऊपर की लाइन होती है ना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। तो अभी इसमें क्या रह गया, T1 T2 इज ग्रेटर देन T3, हो गया ना। तो यार इस ग्राफ में इतनी इतनी बात याद रखिए। और एक ग्राफ देख लेते हैं, हम लिखवा देंगे छोटा सा पॉइंट हिंदी में समझिए, जिसे याद बना रहे। अभी एक ग्राफ और देख लेते हैं, सी नंबर का देखते हैं। ग्राफ देखने को मिलेगा पीवी वर्सेस बी बोलते हैं, चलिए बी के रिस्पेक्ट में रखते हैं, पी के भी रिस्पेक्ट में भी रख सकते थे, है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, यहां पर एक्स एक्सिस पर हम बी ले लेंगे, यहां पर पी भी लिख देंगे। सबको पता चल गया, बॉयल्स लॉ जब से पढ़े तो ये क्वांटिटी क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है, सबको मालूम है, आप भी पता कर लो। तो ये कांस्टेंट है, तो अभी ये वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे, ये ग्राफ आ गया। ठीक है ना, तो यही ग्राफ में ये यही रिलेशन पूछते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया, एक्स एक्सिस से सबसे दूर की जो लाइन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो यहां पर ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लिख लीजिए, भूल जाओ कहीं कभी। एक्स एक्सिस से दूर लाइन, एक्स एक्सिस से दूर लाइन मैक्सिमम वैल्यू को शो करती है, शो करती है, ये है तरीका। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं तीसरा पॉइंट, छोटा सा है पॉइंट, वो कुछ नहीं है।
समझिए थर्ड पॉइंट बॉयल्स लॉ में, ऑन मूविंग अप, ऑन मूविंग अप ground to mountain, ई हटा दीजिए, माउंटेन सो ब्रीथिंग प्रॉब्लम is created by low pressure called altitude sickness। इसको एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं। अभी क्या होता है हम आपको बताते हैं। ऑन गोइंग मूविंग टू ग्राउंड, ऑन गोइंग अप ग्राउंड टू माउंटेन, सो ब्रीथिंग प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय लो प्रेशर कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, अभी ये यहाँ पे ग्राउंड है, ये पहाड़ बन गया, यहां से ये जा रहे थे, कह रहे थे हम कुछ करके दिखाएंगे, जाएंगे, चढ़ेंगे, चढ़िए, यहां पहुंचे। यहां हमारा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहां पर प्रेशर हमारा 1 एटीएम है, 1 एटीएम है। ठीक है, ये पहुंच गए भाई। अब इनको यहां से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, इनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम हो गया, 0.8 एटीएम रह गया, प्रेशर कम हुआ। तो प्रेशर से इनको क्या लेना देना भाई, प्रेशर कम हुआ तो इनकी सांस क्यों फूलने लगी। तो हमने अभी आपको बताया था एक रिलेशन PM इक्वल टू DRT, अभी अब आप लोगों ने लिखा था। तो यहां से ये हम कट किए थे बॉयल्स लॉ में, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये फिक्स मास, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी क्या आया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी क्या आया। अभी क्या था, ग्राउंड पे प्रेशर ज्यादा था, यहां मान लीजिए एयर का वॉल्यूम यहाँ पर 500 वॉल्यूम एक बार 1 ब्रीथ में ये एब्जॉर्ब करते थे, ये 5 ml वॉल्यूम एक बार में एयर का लेते थे, जिसमें हम मानते हैं कि 80 ml ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाते होंगे, और जो लंग्स की रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पे 1 ब्रीथ में 500 ml एयर जिसमें एब्जॉर्ब कर रहे थे 80 ml ऑक्सीजन, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सांस ले रहे थे। अब यहाँ जाने पर प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि वो रिलेशन डायरेक्टली का है। तो यहाँ पर इतनी वॉल्यूम तो 500 ml ही है, वॉल्यूम तो इनको 500 ml एयर का लेना पड़ रहा है, लेकिन अब ये गैसियस पार्टिकल है ना, डेंसिटी कम होने की वजह से ये बहुत दूर दूर हो गए। अब इनके एक बार जब ये 1 बार ब्रीथ करते हैं तो केवल 60 ml ही ऑक्सीजन, मतलब थोड़ा डेंसिटी कम हुई तो ऑक्सीजन के पार्टिकल दूर दूर हो गए। एयर तो उतना ही ले रहे हैं, लेकिन 60 ml ही 1 ब्रीथ में ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। अब ये 60 ml ऑक्सीजन ये ब्रीथ में लेंगे, रिक्वायरमेंट थी हमारी कितना, 80 ml, अब ले कितना पा रहे हैं, 60 ml, तो क्या हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। पूछ लिया जाता है कभी कभी, पूछ भी ले, रीजन विजन में आ जाए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था।
मिक्सिंग केस कराया, थर्ड पॉइंट ये कराया, और तो इसमें कुछ नहीं बचा है। चलिए, तो ये बॉयस लॉ को इतना ही जानिए। आप केवल पीवी इक्वल टू एनआरटी जानिए। वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन आए, हम किसी लॉ को याद नहीं करेंगे, हम लॉ को याद नहीं करके आएंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देख लेते हैं। एट कांस्टेंट, कंडीशन लगा एट कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे पी एम इक्वल डी आर टी। शॉर्ट में समझिए, बिना फालतू की अनावश्यक थ्योरी से ज्यादा ना रखिए, मतलब ठीक है। क्वेश्चन निकलने चाहिए हमारे। प्रेशर यहां से कांस्टेंट है, भैया लोग कर दिए। ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये पहले से। यहां से ये प्रेशर चला गया, मोलर मास चला गया, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी गया। अब यहां से क्या रिलेशन निकल गया है, या तो हम चलिए बी बाई टी इक्वल ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां से डी टी इक्वल कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल फाइनल कंडीशन अगर लगाएंगे तो B1 T1 इक्वल टू B2 और T2 लिख सकते हैं। और यहां पर लगाएंगे कंडीशन डेंसिटी के टर्म में, तो D1 T1 इक्वल टू D2 और ये T2 लिख सकते हैं। तो ये जो लॉ है, यही हमारा क्या है। अब यहां से अगर कहीं मान लीजिए कि मतलब कोई थ्योरी पूछ लेता है, कहीं मान लो आप बैठे हैं कहीं जा रहे हैं तो पूछ लिया कि बताओ चार्ल्स लॉ क्या है, तो यहां से थ्योरी नहीं लिख सकते हैं क्या। एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस वॉल्यूम वेरीज विद टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो क्या है उसमें दिक्कत है, ये हो गया, ठीक है। और बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पे देख लेते हैं। इन्होंने एक इक्वेशन दी, पहला पॉइंट इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। बी टी, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बी नॉट प्लस बी नॉट बाई 273 टी डिग्री 0 सेल्सियस। ये इक्वेशन कहां से आई, क्यों दी, ये सब मैं अभी डिटेल में डिस्कशन करता हूं। इसका ग्राफ और देख लीजिए, ये हटा रहे हैं ये पॉइंट, इसका ग्राफ और देखिए। अभी पूरी बात करेंगे इस इक्वेशन पे, अच्छी इक्वेशन है, बढ़िया है। चलिए यहां पर हम ग्राफ देखते हैं। आपको ग्राफिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। बाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स होता है, मतलब ये होती है, ये इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल इक्वेशन। जब भी हमको कभी भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है, हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी बाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्सिस को शो करती है। बाई टर्म क्या एक्सिस है, ये एक्स टर्म क्या है, ये भी एक्सिस है। बच्चे बेचारे ग्राफ से देख के डरते हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या चल क्या रहा। ये हमारा क्या है, ये स्लोप होता है, ये स्लोप है, और ये हमारा इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट बोले, ठीक है। अभी यहां पर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको बाई, इसको हम एक्सिस के टर्म पे लेंगे, और ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई में है ना, एक्स के मल्टीप्लाई वाला टर्म क्या होता है, ये हमारा स्लोप हो गया। इसको हम स्लोप कह सकते हैं। स्लोप की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यहां से देख सकते हैं। और ये क्या हमारा, ये इंटरसेप्ट है,
ये हमारा क्या, ये इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर वाई वाले जो वाई एक्सिस पे है उसको यहाँ पे वाई टर्म को लिखते हैं, और यहाँ पर हम टी डिग्री सेल्सियस हमारा एक्स एक्सिस पे लिख लिया। ठीक है, अभी इंटरसेक्ट हमको दिख रहा है पॉजिटिव, ये हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो हम अप साइड में यहाँ पे कहीं कट लगाएंगे। अगर निगेटिव होती वैल्यू तो हम कहीं यहाँ पर कट लगाते, समझ रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के ये रूल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इधर ये इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट मेरा क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी नॉट दिख रहा है कि नहीं, और स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो हम ऊपर जाएंगे। नेगेटिव होता तो इधर नेगेटिव होता तो इधर होते। ठीक है, और स्लोप की वैल्यू यहां से क्या दिख रही है हमको, स्लोप इक्वल टू हमारा बी नॉट बाई 273 है कि नहीं। इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे और ये हमारा जो टेम्परेचर आता है यहाँ पर 200 माइनस में 200 273 केल्विन होता है, और ये हमारी वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, चार्ल्स चार्ल्स कहते हैं कि यदि हम किसी गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके वॉल्यूम में जो वृद्धि होती है वो 1/273 होती है। तो ये उन्होंने बात बताई, उसी की बेस पे उन्होंने क्या इक्वेशन ये दी। तो ये थोड़ी भाषा लिख लेंगे यहाँ पे, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते। ठीक है, ये ग्राफ था, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे भाषा लिख लेंगे इसी में, एट एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर on rising comma volume of gas rised by 1/273 at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये पॉइंट नोट करना रहेगा। ये माइनस टेम्परेचर क्या बताता है, ये माइनस, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यदि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी गैस को ले जाएं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हम किसी गैस को ले जाएं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी गैस को ले जाएं, अभी ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 है। अगर हम इसको 0 डिग्री पे ले जाएं, 0 केल्विन पर, अगर हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बोले यहाँ पर, तब इसका मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस बोले या फिर हम 273 केल्विन बोले, दोनों की बात एक है, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि हम 0 डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करेंगे तब भी हमारा केल्विन का टेम्परेचर कितना आएगा, यही आएगा। अगर हम 0 केल्विन की बात करें, अगर हम 0 केल्विन पे जाना चाहते हैं तो मतलब यह है कि आपने 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में टेम्परेचर कर दिया, ये माइनस में पहुंच गए, आप माइनस में पहुंच गए। 0 केल्विन का मतलब ये 0 केल्विन की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो गैस क्या हो जाएगी, टोटली कोलेप्स कर जाएगी, यहां तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, इस गैस को वहां तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उसको हम हाइपोथेटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं। चाहो तो ये बात नोट कर सकते हो, हम नोट करा देते हैं, कहीं पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, पूछ लेते हैं छोटा मोटा कोई क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हाँ एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर
ए हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पर गैस को नहीं ले जाया जा सकता है। गैस अगर यहाँ पर ये टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो हमारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये हमारा जो वायुमंडल है ना, ये बिल्कुल कोलेप्स हो जाएगा, क्योंकि गैस रहेगी नहीं वहां पर, क्या हो जाएगा, गैस कोलेप्स कर जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी बात समझिए। तो ये आपका था चार्ल्स लॉ। ग्राफ और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका, ग्राफ। ग्राफ और देखिए, ग्राफ हमारी इक्वेशन हमको याद होना चाहिए, P इक्वल टू एन आर टी। ग्राफ आए न्यूमेरिकल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से रिलेशन हमें पता है, यहाँ पे चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, ये दो क्वांटिटी हमारी पहले से कांस्टेंट थी। तो हम ग्राफ अगर ज्यादा से ज्यादा कहाँ ग्राफ, पहला ग्राफ देख लेते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में ग्राफ आ जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के है। इसको ये ग्राफ जो बीटी ग्राफ होता है ना, थोड़ा यहां से ये हटाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में एक छोटी सी बात लिख लीजिए, इसको आइसोबारिक ग्राफ भी बोलते हैं, और जो बॉयल्स वाले थे उसको आइसोथर्मल ग्राफ बोलते हैं, आइसोबारिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारीक क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए आइसोबारिक भी बोलते हैं। ठीक है, यहां से हमको रिलेशन, अब देखिए यहां से रिलेशन क्या हमको दिख रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, सॉरी पी लिख दे रहा हूं बार बार, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी तो कांस्टेंट है ना। तो ये रिलेशन आया, तो अभी इस ग्राफ में क्या रह गया, ये लीजिए, यहाँ पर इस एक्सिस पे हमने क्या टी रखा, टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पर वॉल्यूम है, और डायरेक्टली का रिलेशन है, तो ये लीजिए, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अभी एग्जांपल में देख लेते हैं, भाई ऐसे ग्राफ खींचा होगा, ये बीटी ग्राफ होगा, इसको बीटी ग्राफ बोलते हैं, बीटी ग्राफ भी कह सकते हैं, आइसोबारिक बोले, बीटी ग्राफ बोले, और जो टर्म जो पैरामीटर कांस्टेंट होगा वो ऐसे दो तीन लाइन बना के दे देंगे, और ये इसको इसको P3 P1 कुछ भी कर लो, सॉरी P2, इसको P1 कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, सर ये कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट से करोगे तो हमें यहाँ छोले बेचने थोड़ी ना है, हम क्या के लिए पढ़ा रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं करना है। जो एक्स एक्स ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से पास वाली जो लाइन होती ना, वो मैक्सिमम वैल्यू होती बीटी ग्राम में। आप चेक करना, ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं गलत कर पाओ तो कमेंट में बोलो। तो यहाँ पर ये वैल्यू जब कम होती है, क्यों दिमाग लगाना, दिमाग हमने लगा दिया जितना लगाना था, किताबें लिए बैठे रहे, निकाल दिए ट्रिक। ठीक है ना, तो सॉरी, ये मैक्सिमम पास वाली लाइन जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी, मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम होगा P3 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इसके बाद भी अगर कॉन्सेप्ट से देखना चाहो तो देख सकते हैं, क्या करेंगे, हम किसी एक टर्म को कांस्टेंट कर देते हैं, अभी मैंने कर दिया, लीजिए भाई ये कांस्टेंट हो गया, और यहां पर ये देखिए थोड़ा, ये B1, ये B2 और ये B3, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ देख लेते हैं, सबको पता चल गया वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ इनवर्स का होता है। तो यहां देखिए, वॉल्यूम इसका ज्यादा होगा तो ये प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो यही तो यहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है। तो उसमें कॉन्सेप्ट करिए, चाहे हमारा तरीका लगा दीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के पास वाली लाइन मैक्सिमम वैल्यू शो करती है, वो बीटी ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा आपका ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ। वैल्यू से एक लॉ एमंटन्स लॉ और देख लेते हैं, वो छोटा सा है। हाँ, इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं, चलिए वो कोई जरूरी नहीं वो पॉइंट, अभी देखते हैं।
गैलूसेक लॉ। भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करेंगे ये, और हम लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं। जो क्वांटिटी कांस्टेंट करनी है, जो पैरामीटर कांस्टेंट करना है करिए, हमें बस वही मालूम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। भाषा अगर लिखना चाहे कोई लिखवाए तो आप बना के भी लिख सकते हैं भाषा, पीएम इक्वल टू डी आर टी, ठीक है। अभी यहां पर देखते हैं, ये तो टेम्परेचर कहां, टेम्परेचर तो रहेगा भाई। अभी देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, यूनिवर्सल कांस्टेंट ये पहले से ही फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, तो P बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, T1 इक्वल टू P2 एंड T2, ये मेंटल लॉ में लिख सकते हैं। अब यहां देखिए थोड़ा, यहां देखिए इसमें वॉल्यूम अपान वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, वेट बाई वॉल्यूम। अभी यहां पर इसको कांस्टेंट कर दिया तो यहां पर डी खत्म हो जाएगा, ये डी खत्म हुआ, इधर से आर खत्म हुआ, एम भी जाएगा क्योंकि फिक्स्ड ऑफ मास, तो क्या बचा पी टी, तो पी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये तो सेम आया। तो क्या आमंटन लॉ डेंसिटी पे वर्क करता है? नहीं करता। यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में कोई मतलब नहीं, डेंसिटी के टर्म में आमंटन लॉ वर्क नहीं करता, डेंसिटी का कोई भी पैरामीटर नहीं ले सकते हैं। तो आमंटन लॉ पर डेंसिटी का कोई रूल ही नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सेम है, ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो एक ग्राफ, इनका ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि उसमें आमंटन लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट की कुछ ज्यादा खास है नहीं। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ये पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दोनों टर्म कांस्टेंट हैं। हम पी वर्सेस टी देख लेते हैं, पी वर्सेस टी। इस ग्राफ को हम आइसोकोरिक भी बोल देंगे, आइसोकोरिक वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक ग्राफ भी कह सकते हैं ग्राफ, या हम कह सकते हैं पीटी ग्राफ, ग्राफ है, नाम ही नाम है। ये देखिए, ये टी, यहां पर पी, डायरेक्टली रिलेशन, ये लाइन आ गई पीटी में, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हाँ ठीक है, पीटी ग्राफ है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये करेंगे, ये 3 लाइन लग जाएंगी। यहाँ पर ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये पीटी ग्राफ होगा, आइसोकोरिक ग्राफ भी बोलते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगा, वॉल्यूम V1 V2 V3 दे दिया जाएगा। अभी रिलेशन पूछ लिया कौन ज्यादा कौन नहीं। तो इस ग्राफ में भी क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की पास वाली वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, किसी भी ग्राफ पे लगा के देखिए, ठीक है ना, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहां से V1 V2 और V3 आया, ठीक है। कॉन्सेप्ट से करना चाहो कॉन्सेप्ट से भी करना, बट ये वैल्यू, तो यहां से क्या समझ में आया, ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है ना, छोटी सी एक दो लाइनें हैं, ग्राफ बॉयल्स लॉ का है तब एक्स एक्सिस से ऊपर वाली लाइन जो मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगी। यदि ग्राफ वैल्यू से एक से आए, और या फिर क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ से आए, तब जो एक्स एक्सिस से पास वाली जो लाइन होगी ना, वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। मिनिमम की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम को ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर बॉयल्स यानी कि उसको बोलते हैं आइसोथर्मल ग्राफ, आइसोथर्मल ग्राफ में हमेशा अपर लाइन जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, और ये आइसोकोरिक और आइसोबारिक ग्राफ में जो मिनिमम, जो एक्स एक्सिस से पास वाली होगी ना, तो वो क्या कहते हैं हमारी मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी। यहाँ पर मिनिमम की बात नहीं है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, एक क्वेश्चन करते हैं तब क्लास को खत्म करते हैं। ये आपके आज 3 लॉ मैंने डिस्कस किए। 3 लॉ में आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, जो 4-5 चैप्टर, जो 4-5 8-10 पेज पढ़ने के बाद जो बात निकल के आती है ना, वो हमने आप लोगों को केवल 1-2 लाइन में बताई है। क्या? पहली बात तो ग्राफ से क्वेश्चन। दूसरा ये, अगर आपको P इक्वल टू NRT पता है और P इक्वल टू PM इक्वल टू DRT पता है, तब आपको कोई लॉ याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो क्वांटिटी कांस्टेंट होगी हम उसको देख लेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन करवाते हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन कौन सा था? चलिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अभी लिखते हैं इसको बोर्ड पे। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए कुकिंग सिलेंडर, a cooking cylinder can withstand pressure 14.9 atm, withstand atm at 270 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द प्रेशर कॉमा द प्रेशर ऑफ इनसाइड cylinder is 12 atm due to sudden fire temperature, the temperature rising at what temperature cylinder will be exploded. Cylinder will explode. अभी देखिए यहाँ पे भाषा समझिए। कोई ये कुकिंग सिलेंडर है जो बर्दाश्त कर सकता है, ये विद स्टैंड जो लिखा ना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है विद स्टैंड प्रेशर, ये 14.9 एटीएम के प्रेशर को क्या एक कोई सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, तो उसका प्रेशर कितना दे दिया उन्होंने, P1 दे दिया। तो P1 कितना है, ये हमारा इतना सिलेंडर बर्दाश्त कर सकता है, कितना, 4.9 एटीएम, सॉरी 14.9 एटीएम, ठीक। और उसका टेम्परेचर जो है वो कितना रखा गया है, एट, ये टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो 27 डिग्री। प्रेशर ऑफ इनसाइड सिलेंडर जो सेकंड कंडीशन है, तो उसका प्रेशर जो प्रेजेंट टाइम में है वो 12 एटीएम है, 12 एटीएम। और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर हमारा वही रहेगा। मतलब टेम्परेचर किसी एक सिलेंडर में हम सेकंड कंडीशन के लिए मानते हैं कि पहले हमारा सिलेंडर नॉर्मली रखा हुआ है, वो 12 एटीएम है, और यहाँ पर प्रेशर जो सेकंड कंडीशन वो टेम्परेचर है वो T2 मान लेते हैं इसको। तो ये हमारा टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेते हैं, तो हम 300 इसको रखते हैं, 300, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कुकिंग सिलेंडर है, उसका ये प्रेशर है एट 0 डिग्री, द प्रेशर ऑफ इनसाइड सिलेंडर 12 एटीएम ड्यू टू सडन फायर, मतलब अचानक से
आग लग जाती है तो टेम्परेचर राइजिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो कितना, एट व्हाट टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर सिलेंडर हमारा उड़ जाएगा, सिलेंडर उड़ जाएगा, सिलेंडर संग में 2-4 घर उड़ जाएंगे, है ना। तो हमें ये T1 निकालना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले की कंडीशन, पहले जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी, हमें T2 निकालना था। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन निकालनी है कि इस प्रेशर पे, ये बर्दाश्त करने वाले प्रेशर पे टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ठीक। अभी सर कौन सा फार्मूला लगा, इसमें तो कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। अभी एक चीज की बात हो रही है, आपका प्रेशर लगातार बदल रहा है, प्रेशर चेंज हुआ और T1 T2 टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन सिलेंडर कहाँ चेंज हो रहा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वही वॉल्यूम हमारी गैस का होता है, तो वॉल्यूम इधर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम इधर कांस्टेंट हो गया। तो अभी क्या रह गया, अमेंटन लॉ लग गया। तो अमेंटन लॉ क्या था हमारा, अगर नहीं याद है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लीजिए वी पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या परेशानी, ये दोनों टर्म उड़ा दिए, ये सर ने उड़ा दिया, P1 T1, ये ले लिख लीजिए। तो क्या हुआ, P1 P2, वो सॉरी, P1 T1 इक्वल टू P2 और T2 लिख सकते हैं क्या। अब यहां पर P1 की वैल्यू दे दी इतना, T1 हमारा पूछा गया 12 ATM था नॉर्मल प्रेशर, और ये 300 डिग्री सेल्सियस था नॉर्मल कंडीशन में। तो यहां पर इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 25 टाइम जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो T1 हमारा जो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 14.9 इक्वल टू 372.5 केल्विन। तो जब हमारा सिलेंडर रखा था 27 डिग्री सेल्सियस में, तब हमारे सिलेंडर का जो टेम्परेचर था वो 12 ATM था। अगर हम इसको जैसे टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर वो होगा जिसमें सिलेंडर उड़ जाएगा, तो 372.5 केल्विन पे पहुंचेगा, तो सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इससे ज्यादा का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने कंडीशन लगा रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो तीन लॉ बताए आप लोगों को, बॉयल्स, चार्ल्स एंड अमेंटन लॉ, या फिर हम गैल्यूसेक लॉ बोले, ये समझ में आया होगा। और अगर पूरे पूरे तीनों लॉ अगर देखे जाएं तो केवल 2 शब्द आपको याद रखनी है। ग्राफ को लेके आपको बातें याद रखनी है भाई, मैक्सिमम वाली, और इसको लॉ को लेके याद रखनी है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या पीएम इक्वल टू डीआरटी। बाकी इन 3 ग्राफ में कुछ इतना वो 3 लॉ में इतना खास नहीं है, बस 2 शब्द याद रखने हैं, पी इक्वल टू एनआरटी और दूसरा ग्राफ को लेके। अगर हमारा बॉयल्स ग्राफ है यानी कि आइसोथर्मल ग्राफ है, तो उसमें हमेशा हम क्या कहते हैं, अपर वैल्यू को, मतलब जो मैक्सिमम ऊपर एक्स एक्सिस से सबसे ऊपर लाइन होगी उसकी वैल्यू को मैक्सिमम करेंगे, और जो क्या कहते हैं, अगर हमारे दूसरे ग्राफ हैं, बॉयल या चार्ल्स लॉ बोल सकते हैं, ग्राफ बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं बीटी या पीटी ग्राफ बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं आइसोकोरिक ग्राफ, कोई सा भी हो, एक्स एक्सिस के पास वाली लाइन क्या मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, ठीक है। तो ग्राफ को लेकर क्वेश्चन आएंगे वो भी कर ले जाओगे, और ये थ्योरी वो अगर क्या कहते हैं लॉ से क्वेश्चन आते हैं तब भी कर ले जाओ, कोई भी याद करने की जरूरत है ही नहीं लॉ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।